Hello everyone, I hope you are doing well. So recently Finance Minister निर्मला सीतारमन की तरफ से इंटरिम बजट 2024 टू 25 प्रेजेंट किया गया और आपको बता दें कि इंटरिम बजट ये इसलिए क्योंकि अभी चुनाव 2024 में होने वाले और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले का जो बजट होता है ये बेसिकली इंटरिम बजट होता है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कंप्लीट एनालिसिस बजट के बारे में। हाँ, थोड़ा लेट जरूर हुआ लेकिन कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे ज्यादा फोकस करने का। कुछ कॉन्सेप्ट भी चीजें आएंगी उनको भी कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात एक अच्छी खबर से करते हैं कि इस बजट में टोटल जो है बजट 2024 में 47.66 लाख करोड़ का ये टोटल ये बजट है। आपको बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में ये 6% हायर है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट के बारे में कि क्या हमारे संविधान में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट शब्द का मेंशन है। नहीं, ऐसा मेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वर्ड का मेंशन है। बेसिकली ये बजट ही है, जो बजट हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जो आम बोलचाल जो भाषा में बजट कहते हैं, वो बेसिकली संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा हुआ और ये आर्टिकल 112 में बेसिकली ये मेंशन है। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान में कुछ चीजें और भी मेंशन है कि कि बजट को बेसिकली प्रेजेंट करने से अप्रूवल तक में कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 266 जो बेसिकली ये बात करता है कि पार्लियामेंट से अगर आप बजट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो खर्चे चाहिए ना। वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर के लिए आपको 266 आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 265 जो बेसिकली है वो टैक्स के रिगार्डिंग है कि अगर आप टैक्सेशन में कुछ बदलाव करते हैं तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये जो बजट है बेसिकली ये एक इंटरिम बजट है। एक होता है कंप्लीट बजट जो कि यूनियन बजट होता है। अगर चुनाव से अगर नेक्स्ट ईयर ना हो या सामने ना हो तो उस कंडीशन में यूनियन बजट होता है जो कंप्लीट बजट होता है। इंटरिम बजट में आपको बताना चाहते हैं एक बात कि इसमें भी एक चीज कॉमन ये है दोनों में कि एक पूरे साल का जो एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस ये मेंशन किया होता है इंटरिम बजट में भी और यूनियन में भी। लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है कि इंटरिम बजट के लिए संविधान में कोई प्रोविजंस नहीं है। अगर आप यूपीएससी तैयारी करते होंगे तो शायद इसे स्टेटमेंट कहीं के बीच में डाल देते हैं कि इस ये जो वर्ड है इंटरिम बजट कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। इवन कि यूनियन बजट के नाम से भी कहीं शब्द मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ इसके जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मेंशन। लेकिन इंटरिम बजट को लेकर कोई भी इसका एक्रोनिम्स कोई भी दूसरा शब्द यहाँ पर मेंशन नहीं है। एक अच्छी बात क्या है कि इसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन चाहिए। इसमें विदाउट एनी डिस्कशन लोकसभा में इंटरिम बजट पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहते हैं किसी भी बजट को पार्लियामेंट से पास करने के लिए 6 स्टेज से आपको होकर गुजरना पड़ता है। पहले आप बजट को प्रेजेंट करेंगे जो कल की डेट में निर्मला सीतारमन की तरफ से ये बेसिकली किया गया। उसके बाद एक जनरल डिस्कशन होता है जो अब ये जो बजट सेशन चल रहा है जो बेसिकली 8 फरवरी तक ये रहने वाला है। तो इस बीच में आपका डिस्कशन, अभी तो इसमें डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि इंटरिम बजट है। फिर आपका स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल जो कमिटीज, अगर डिफेंस के लिए तो उनके डिपार्टमेंटल कमिटीज, अगर एग्रीकल्चर के लिए तो उसके लिए डिपार्टमेंटल कमिटीज है। फिर वोटिंग ऑन डिमांड होता है ग्रांट्स के लिए कि ग्रांट्स जो चीजें बताई गई कि समथिंग डिफेंस के लिए 1 लाख करोड़ चाहिए तो उसके लिए वोटिंग होती है कि ये वो ग्रांट सही है या कुछ ज्यादा है। इसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग होती है, ये अलग प्रोसेस है। फिर आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बजट को पास किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और आता है कि जो फाइनेंशियल है हम लोग काउंट करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन जब हम लोग बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं अभी 1 जो फरवरी को, तो ये बेसिकली इसमें मार्च तक फरवरी को जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसमें बेसिकली मार्च और अप्रैल का जो मंथ है वो काउंट नहीं होता कि इस मंथ का जो खर्चा है वो कहां से चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर वोट एंड अकाउंट किया जाता है ताकि ये जो 2 मंथ का जो खर्चा है वो निकाला जा सके। और पूरे बजट को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ये बजट को तैयार करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुछ डेटा के बारे में बात करें कि अभी तक सबसे लंबी स्पीचेस या इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स के टर्म में, तो सबसे बड़ा जो स्पीच है वर्ड के टर्म में 18,650 वर्ड 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया था उस टाइम में यहाँ पर मनमोहन सिंह दिए थे। फिर 18,604 अरुण जेटली, फिर निर्मला सीतारमन 2020 में। और सबसे लंबे ड्यूरेशंस की बात करें तो इस टर्म में निर्मला सीतारमन ये टॉप में है क्योंकि 2020 का ही जब ये स्पीच था 2 घंटा 42 मिनट का था। फिर इन्हीं के नाम में सेकेंड रिकॉर्ड है 2 घंटा 17 मिनट। फिर अब जसवंत सिंह का 2 घंटा 13 मिनट और अरुण जेटली जी का 2 घंटा 10 मिनट। लेकिन इस बार के बजट में आप जानकर हैरान होंगे कि ये बेसिकली निर्मला सीतारमन का ये शॉर्टेस्ट बजट स्पीच था जो कहीं के 56 मिनट में ये टोटल कंप्लीट हो गया। और अभी तक
कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट प्रेजेंट किए, तो सबसे बड़ा नंबर में आपका मोरारजी देसाई जो कि 10 बार किए हैं, और निर्मला सीतारमन जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 5, लेकिन ये मिला के आपका 6 हो जाएगा, तो इसमें 6 निर्मला सीतारमन का हो गया, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये 6th रैंक में ही आ जाएंगे। ये पूरे बजट को तैयार करने में एक सीक्रेसी को फॉलो करना पड़ता है ताकि पहले से चीज जो है लीक ना हो जाए। तो इसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बजट है, जो प्रिंट होती है, जो प्रेस है, वो पहले मिंटो रोड में हुआ करता था 1951 से लेके 80 तक में, फिर से बाद में इसे रिप्लेस करते हुए गवर्नमेंट का जो खुद का प्रेस है, वो प्रेसिडेंट हाउस अगर आप ये है तो इसका एक नॉर्थ ब्लॉक होता है, एक साउथ ब्लॉक होता है। तो ये जो बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक का जो बेसमेंट वाला एरिया है, वहां पर ये गवर्नमेंट का प्रेस है, जहां पर बजट की जो स्पीचेस हैं वहां पर लिखी जाती है, और ये बिल्कुल एक सीक्रेसी से होता है, और एक हाई सिक्योरिटी होती है उसके आसपास में। तो हम बात करें पूरे बजट की, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि निर्मला सीतारमन जब शुरुआत की स्पीच में ये कहती है कि जब पीएम मोदी पिछले साल दिसंबर की बात करें, जब ये स्पीचेस में ये कहते हैं कि हमारा 4 कास्ट फ्रेंड, जाति मित्र, तो उसमें से नाम कहा गया था वुमेन, फार्मर्स, यूथ और पुअर। और बेसिकली ये जो जितना बजट है ना कहीं ये 4 जो पॉइंट है इसी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। और कुछ शुरुआती टाइम में इन्होंने ये भी कहा कि जो फर्स्ट जब शुरुआती 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम में भारत की जो इकोनॉमी है एक बहुत बड़ी एक चैलेंज फेस कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी के मंत्र जो कि सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं ये चैलेंज को हम लोग आगे बीट कर सके। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए, प्रो पीपल प्रोग्राम्स चलाए गए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज कहीं कहीं क्रिएट की गई। और सेकंड टाइम में जब ये आया बेसिकली, तो उस टाइम में हम आपको मालूम होना चाहिए कि पैंडेमिक का टाइम था, तो उस टाइम में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ में चीजों को मंत्र को लेकर आगे बढ़ा गया। और इवन की इसमें इसके साथ में एक वर्ड और ऐड किया गया, सबका प्रयास को लेकर, जो कोविड-19 टाइम में देखा गया था। और इसी टाइम में आत्मनिर्भर जो भारत है, ऐसे वर्ड्स को कहीं न कहीं हम लोग ज्यादा जोर देना स्टार्ट किए, और अल्टीमेटली हम लोग अमृत काल के लिए जो फाउंडेशन है वो हम लोग खड़ा कर सकें। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि सरकार जो है वो काम कर रही ऑल राउंड, ऑल परवेसिव, ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी, ये 3 जो वर्ड है इसके ऊपर काम कर रही है। इवन यहाँ पर एक बात फोकस किया जाता है विकसित भारत, जो कि 2047 तक इसे बनाना है, जो कि 1947 से लेकर 2047 तक में ये पूरा 100 साल हो जाएगा हमारे आजादी के। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर विकसित भारत यानी कि इंडिया उस टाइम में एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, इसके लिए जो हमारी सरकार है वो काम करेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए बोला गया कि इस गोल को अचीव करने के लिए वी नीड टू इम्प्रूव पीपल्स कैपेबिलिटी एंड एम्पावर देम। ये 2 चीज के बारे में फोकस किया गया, यानी यहाँ पर यूथ के बारे में बात किया जा रहा है। इसी के साथ में कुछ अचीवमेंट के बारे में भी बात की गई कि सबका साथ को लेकर कि यहाँ पर 25 करोड़ पीपल जो है जिनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला गया है। इवन कि 34 लाख जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जिन्हें फायदा पहुंचाया गया, जिनके अकाउंट में पैसे आज पीएम जन धन अकाउंट के जरिए, और इस तरीके से 2.7 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट ये सेविंग कर सकी है। जो लीकेज होती है बीच में, इस लीकेज को कहीं ना कहीं हम लोग अवॉइड कर सके। इसमें एक बात और भी बोली जाती है कि नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी को लेकर, इसका जो आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी में इसका साइज बढ़ा हुआ है, और कहा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है ये एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो और एक होता टर्म रियल जीडीपी, एक होता नॉमिनल जीडीपी। जब बेसिकली इससे इन्फ्लेशन माइनस करते तो ये हमारे पास में रियल जीडीपी निकल के आता है। इसके बाद बात किया गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो 4 होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। अब इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक 5वां फैक्टर और है, जो कि इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप यूपीआई, आधार, ये सब को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी फोकस किया गया। यहाँ पर एक बात पर और फोकस किया गया कि जो एवरेज रियल इनकम है या पर कैपिटा इनकम जिसे भी हम कह सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि आज से 2013-14 में जो पर कैपिटा इनकम था, एवरेज पर कैपिटा इनकम, ये उस टाइम से लेकर आज के टाइम में 2024 में ये 50% बढ़ा। यानी कि उस टाइम में सपोज कीजिए एक पर्सन की सैलरी 50,000 थी, सपोज करते हैं, तो आज के टाइम में वो 1 लाख हो चुकी है। 1 लाख कंप्लीट नहीं है, लेकिन 98,000 के आसपास में है। तो ये डेटा ये बेसिकली ये बात करती है। इवन की जीडीपी ग्रोथ के बारे में ये कहा गया कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि 10.5% एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में। और इवन की रिसेंटली जो है बहुत सारा डेटा रिपोर्ट्स ये कहती है कि इंडिया की जीडीपी है वो कंसिस्टेंट यानी कि 7 या 7.1 इसी के आसपास में रहने वाली है, जो कि पिछले बार और अभी और ये आगे भी इसी तरीके से रहने वाली है। लेकिन 10.5 जो है ना, हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये एक नंबर तक पहुंच सकती है। इवन की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट की हम बात करें, बेसिकली हम लोग इसी को मेजर करते हैं, तो इसको लेकर कहा जाता है कि ये अभी 10.5 एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। लेकिन ये एक टाइम था जब जिस टाइम -1.4 था, ये उस टाइम यानी कोविड-19 जस्ट जब बाद हम लोग जब उभर ही रहे थे, वो उस टाइम का ये टाइम है। लेकिन कहीं न कहीं एक अचानक जंप हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, और फिर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 10.5 के आसपास में रह सकता है। इसको लेकर यहाँ पर जीडीपी के जो माइलस्टोन है, आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में इंडिया की जो टोटल
जीडीपी है, टोटल जीडीपी, ये $3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन मतलब ये हुआ कि इसमें बेसिकली जब फर्स्ट हम लोग अचीव किए 2007 टू 8 के टाइम में, 2 ट्रिलियन हम लोग अचीव किए 14-15 के टाइम में, और 3 ट्रिलियन 2021 और 22 के टाइम में अचीव किए। कहा यह जाता है कि 26-27 के टाइम में 5 ट्रिलियन हम लोग अचीव कर लेंगे, और इवन की जब भारत एक विकसित देश बनेगा तो उस टाइम में हम सभी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं फार्मर्स से, स्टार्ट करते हैं कि फार्मर्स के बारे में चीजें क्या रिपोर्ट आगे की बात कही गई है और क्या गवर्नमेंट डेटा रखती है। फार्मर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो वीट है और राइस है, इसको लेकर वीट का जो प्रोक्योरमेंट जो सरकार करती है ये हम लोग बढ़ाए 38 या यहाँ देखिए 38 लाख मेट्रिक टन। इवन की जो वीट है, वीट की जो प्रोक्योरमेंट है थोड़ी सी नीचे जरूर है, लेकिन जो राइस की प्रोक्योरमेंट है वो सरकार बढ़ाई है। आप यहाँ डेटा देख सकते हैं। इवन की यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पीएम किसान के अंतर्गत यहाँ पर जो फार्मर्स है इनको 11.8 करोड़ जो फार्मर्स जिनको फायदा पहुंचाया गया, जिसके जरिए यहाँ पर 6,000 जो है फार्मर्स को दी जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में होता है 2,000 करके। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ जो फार्मर्स है इनको फायदा पहुंचाया गया है। इवन की ई नैम के जरिए 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया गया है। आगे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के बारे में, तो इसमें यह कहा गया कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी जो होती है, बेसिकली जो हार्वेस्टिंग हो जाती है तो अनाज को रखने के स्टोरेज करने में, उसकी ट्रांसपोर्टिंग में ये प्रॉपर फैसिलिटीज अभी भी कहीं कहीं लैकिंग है। इसको लेकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी को प्रमोट करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इसमें करे, ताकि जो अनाज स्टोरेज में जो करोड़ों के अनाज जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है। इसको लेकर यहाँ पर सरकार कदम उठाने वाली है, ताकि फार्मर्स की जो मेहनत है कहीं ना कहीं मेहनत वेस्ट न चला जाए। खासकर जो स्टोरेज में जो रखा अनाज सड़ जाता है उसको लेकर ये बात कही जा रही है। एनओडीएपी के बारे में बात कही जा रही है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि हम जो यूरिया होता है उसको लेकर भी बात की जा रही है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑयल की जो इंडिया इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, इसको लेकर भी यहाँ पर आत्मनिर्भर करने की बात की जा रही है। डेयरी डेवलपमेंट को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाने की बात की जा रही है। इवन की जो मत्स्य संपदा योजना है पीएम, इसको लेकर भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके लिए हम लोग 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेटअप करने की बात कह रहे हैं। रेलवे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि 40,000 जो है नॉर्मल रेल बोगीज, ट्रेन की बात नहीं करें, बोगीज की बात करें, जिसको ऐड करने की बात की जा रही है वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें। और इसको लेकर यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बारे में बात की गई है। इवन की इसी में आपका जो पोर्ट कनेक्टिविटी है, एनर्जी मिनरल्स, सीमेंट कॉरिडोर, खासकर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग ये बात की गई है। इसके बाद पुअर के बारे में बात करें, क्योंकि पीएम के लिए जो 4 जाति की जो बात की गई है, पुअर, वुमेन, फार्मर्स, यूथ के लिए, तो यहाँ पर जो पुअर है उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर जो पॉपुलेशन है इसकी जो परसेंटेज है वो घटी है। आप 2005 से 6 का डेटा देख सकते हो, और अभी का डेटा 2022 से 23 का जो डेटा है वो 11.3% है। इवन ये भी कहा जा रहा है जिसमें 2.7% जो लाख करोड़ है ये डीबीटी के जरिए सेविंग हुआ है, प्लस 25 करोड़ जो पीपल है कहीं कहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं। पीएम स्वनिधि के तहत यहाँ पर 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कहीं कहीं क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। यूथ की हम बात करें तो यहाँ पे यूथ के लिए कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो बजट है वो कहीं ना कहीं 6,050 करोड़ रुपया जो है बेसिकली पीएम श्री के लिए यहाँ पर बजट एलोकेशन किया गया है, जिसके जरिए यहाँ पर जो स्किल है, डेवलपमेंट है, उसको लेकर यहाँ पर सरकार काम करेगी। और जो स्किल इंडिया मिशन है इसके अंतर्गत यहाँ पर अभी तक 1.4 करोड़ जो यूथ है इसको एम्पावर किया जा चुका है। इवन 43 करोड़ जो लोन्स हैं वो पीएम मुद्रा योजना के तहत में जो एंटरप्रेन्योरियल एस्पायरेशंस है इनको कहीं ना कहीं सैंक्शन किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में जो आईआईटीज है वो 2023 की बात करें तो 23 आईआईटीज है, 16 था 2014 के टाइम में। एम्स की बात करें ये भी आपका ड्रास्टिकली आप देख सकते हैं नंबर बढ़ा है। यूनिवर्सिटी जो कि 2014 के टाइम में 723 हुआ करता था, आज के टाइम में 1113 है। वुमेन के बारे में बात करें तो नारी शक्ति के बारे में जो जहां पर डेटा ये कहती है कि 2017-18 में जहां वुमेन फोर्स लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन है 23.3% था, वही आज के टाइम में 37% ये बढ़ चुका है। और कहीं के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिनको मुद्रा योजना के तहत में 30 करोड़ तक लोन डिस्पर्स किया जा चुका है। इवन की हायर एजुकेशन में फीमेल की जो इनरोलमेंट है वो भी 28% बढ़ा है लास्ट 10 साल में। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कोर्सेज जो होते हैं इसमें भी फीमेल के जो इनरोलमेंट है वो 43% बढ़े हैं। यहाँ तक कि लखपति जो दीदीज है इसको लेकर तो अभी 3 करोड़ किया गया है, लेकिन डेटा अभी जो पास डेटा ये कहती है कि 83 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये 1 करोड़ वुमेन को असिस्ट कर चुकी है, और इसे 3 करोड़ करने की अब आगे की प्लानिंग है। हेल्थ को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि जो गर्ल्स में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है इसको लेकर यहाँ पे इंकरेज करने की बात की जाए जो 9 to 14 ईयर्स के एज में होता है। और यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लेकर भी यहाँ पर जिसके जरिए न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट इसको लेकर बात की गई है। यू विन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए मिशन इंद्रधनुष के जरिए कहीं कहीं जो इम्यूनाइजेशन है जो बच्चे
होती है, जिनको वैक्सीनेशन की नीड होती है छोटे-छोटे बच्चों को, इस पर भी कहीं न कहीं काम कर रही है सरकार। तो इसको लेकर ही बात की गई है। इवन कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, इसको लेकर भी जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इनके अंदर हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कवर कर चुके हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है हमारा हाउसिंग को लेकर। तो हाउसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो अलोकेशंस है, इस बार के बजट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 80,671 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। यहाँ पर एक अच्छी बात बताया गया है कि यहाँ पर जो अब जो है मिडिल क्लास स्कीम्स भी यहाँ पर बेसिक उनके लिए भी हाउसिंग लॉन्च की जाएंगे, जिसमें मिडिल क्लास जो होते हैं उनके लिए भी घर आप बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऐसे भी प्रोविजंस अब आने वाली, क्योंकि अब अलोकेशन तो हो चुका है। इवन कि इसके पहले हमने देखा नेक्स्ट 5 ईयर में हमने अभी ये भी करने वाले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 3 करोड़ जो हाउस है वो टारगेट करने वाले हैं, और ये बेसिकली एडिशनल 2 करोड़ होगा। इसके पहले हम लोग 1 करोड़ लगभग अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 साल में, 5 सालों में और 2 करोड़ होने वाले हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेकर भी यहाँ पे बातें की गई, जिसके जरिए जो फास्टर डेवलपमेंट है इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके बारे में बात की जाती है। और इसको लेकर यहाँ पे ये कहा गया है कि वुमेन आज के टाइम में जो एंटीनेटल केयर है, जो बच्चों की पालन पोषण होती है, इसको लेकर यहाँ पर जो बढ़त है आप देख सकते हैं, जो परसेंटेज 68% था 2018 में, ये 89% यहाँ पर हो गया। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत में जहां नंबर 1737 था 2018 में, आज ही बढ़कर 13,195 हो चुका है इनरोलमेंट। एक अच्छी बात इस बीच में आपको देना चाहते हैं कि जितने भी अलोकेशंस हुए ना, बजट अलोकेशंस, उसमें से एक जो सेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम से रखा गया है। और ये जो बेसिकली अमाउंट है, ये आपका देख सकते हैं डबल, लगभग डबल मान के चलिए 2,491 करोड़ रुपया जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए रखा गया है, जो कि पिछले बार से ये बहुत ज्यादा है। टूरिज्म की हम बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म के लिए जिस तरीके से G20 की रिसेंटली मीटिंग हुई, और इसको लेकर यहाँ पर 60 प्लेसेस पे यहाँ पर जो मीटिंग्स रखी गई, और इसको लेकर यहाँ पर जो टूरिज्म है उसे प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की गई। और यहाँ पे एक बात और कहना चाहते हैं, इसमें सरकार ये भी कही कि स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम उठाने को लेकर। और एक ये भी कहा जा रहा है कि जो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर है, इस पे फोकस स्टेट करे ताकि एक टूरिस्ट हब बनाया जा सके हर एक स्टेट में बेसिकली। और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स को के बारे में भी यहाँ बात की गई है। और यहाँ पर जो पोर्ट कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट्स को लेकर, चाहे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज को लेकर, यहाँ पर बात चली। और इंक्लूडिंग इसमें लक्षद्वीप भी है, जिस रिसेंटली जो लक्षद्वीप को लेकर जो मालदीव्स की पूरी कंट्रोवर्सी हुई, इसको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। और एक बात और, मालदीव्स के लिए जो हर बजट में हम लोग कुछ ना कुछ अमाउंट रखते हैं, उस अमाउंट को इस बार कम किया गया। अमाउंट तो रखते हैं लेकिन इस बार अमाउंट कम किया गया। तो इसके रिगार्डिंग हम एक अलग वीडियो में लेके आएंगे कि उसके लिए क्या प्रोविजन है। एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं दे सकते हैं। इवन कि यहाँ ब्लू जो रेवोल्यूशन है, उसके लिए भी जो अलोकेशन वो बढ़ाया गया, 2025 करोड़ था आपका 2023-24 में, अभी ये 2352 हो गया ये। इवन कि यहाँ पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम में भी जो अलोकेशन है वो बढ़ाए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ बातें की गई कि नेट जीरो को हम लोग 2070 में हम लोग अचीव करने की। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम लोग कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि नेट जीरो यहाँ पर है। अगर जीरो होता तो अलग बात, नेट मतलब ये हुआ कि जितना एमिट करेंगे, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम लोग उतना ही कदम उठाएंगे। जितना एमिट कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए एब्जॉर्प्शन का मतलब इस तरीके से कि पेड़ पौधे लगा देंगे, तो इस तरीके से इंडिया कदम उठाएगा और 2070 तक में इंडिया नेट जीरो को अचीव कर पाएगा। और ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बेसिकली निकल कर आता है। कुछ डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी रखती है कि नॉन फोसिल फ्यूल के लिए जो सरकार आज के टाइम में, चाहे हम बात करें एलपीजी के तौर पर या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तौर पर, यहाँ पर सरकार ने एलपीजी कनेक्शन जो 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दिया है। एलईडी बल्ब 36.9 करोड़ लोगों को प्रोवाइड किया। ये भी आप कुछ नंबर्स यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या होता है एक्चुअली ये ना, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो बेसिकली इसके गैप को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर 100 रुपए का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश से मंगवा रहे हैं, और 90 का हम यहाँ से या 95 के यहाँ से अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो गैप हुआ 5 हुआ। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो बेसिकली अभी के टाइम में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये नीचे आया है। अब इसका ग्राफ यहाँ देख सकते हैं, जो बेसिकली यहाँ नीचे में। और इसके रिगार्डिंग अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ आर्टिकल्स भी आया था, इसमें हमने वीडियो भी बनाया है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नीचे हुआ है। इवन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है ये भी कहीं कहीं बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिकली किस तरीके से बढ़ावा दिखाई दे रहा है। टैक्स रेट को लेकर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन ये भी था कि कुछ बदलाव हुए या नहीं हुए। तो टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, रिटेंशन रखा गया है। जो पहले का स्ट्रक्चर है वो आज भी है, लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं कि 7 लाख तक में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है आज के टाइम में। और अगर आपको 8 लाख भी है, 9 लाख भी है, 10 लाख भी है, तो इसको भी लेकर कहीं कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है या फिर स्कीम्स है जिसके जरिए आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। वो एक अलग इशू है। प्लस यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 22% है, और जो न्यू
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% है। इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं जो बेसिकली रिसेंटली जो स्ट्रक्चर चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में ये कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले समझ लीजिए। सरकार की जो खर्चे होती है और सरकार की जो आमदनी होती है, आमदनी और खर्चा, जब खर्चा जब ज्यादा हो जाए और आमदनी जब कम हो जाए तो उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट सिंपल भाषा में। तो ये कितना है? ये 5.1 है। यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 100 रुपया खर्चा हो रहा है और हमारे पास में 95 रुपया आमदनी हो रही है, तो कहीं ना कहीं 5%। तो ये जो है 5.1% ऑफ जीडीपी, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वैसे बेसिकली 25 के लिए। सो अभी कितना है? अभी ये आपका है 5.8%, इससे टारगेट है 5.1 करने का टारगेट है। तो वही आप और भी डेटा देख सकते हैं जहां रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो बेसिकली सरकार के पास में टैक्स के जरिए जो पैसे आते हैं उसका एक जो गैप है वो 2% टारगेट किया गया है, 2.8% अभी है। थोड़ा सा नजर हम डाले कि इस बार के बजट अलोकेशन में कौन कौन से मिनिस्ट्रीज वाइज में कितने कितने अलोकेशन हुए हैं। आपको बता के हमें खुशी होती है कि ये जो ज्यादा बजट जो है वो डिफेंस में रखा गया है। आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल फायर पावर के जो रैंकिंग रिसेंटली रिलीज किए गए हैं जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग वो चौथे स्थान पर है, जो कि पहले से ही बना हुआ है। तो डिफेंस में यहाँ पर 5.94 लाख करोड़ है, लाख करोड़ है ये, ठीक है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें आपका रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट ये सब हो गया। फिर थर्ड में जो है वो आपका है कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। बाकी आप डेटा आप देख सकते हैं। जीएसटी को लेकर यहाँ पर कुछ डेटा ये है कि जो ग्राफ है वो आपका आप देख सकते हैं, जो कलेक्शन है वो आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये भी कहीं न कहीं घटा है, इस तरीके से नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा घट गया है, ठीक है। लेकिन हाँ ये जिग-जैग फॉर्म में आपको दिखाई दे, लेकिन रिसेंटली की बात करें तो 5.5 है। ये क्या होता है? देखिए, एक तो होता है आपका इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ये हुआ कि टोटल को हम लोग काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग फूड हो गया, एनर्जी हो गया, जिसमें ऑयल गैस कवर होते हैं, अगर इसको काउंट करते हैं तो ये हमारा हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं ये ग्राफ नीचे गया है, तो ये नीचे जाना ही अच्छा है। नेक्स्ट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, इसको लेकर यहाँ पर ग्राफ जो बताया गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है इसको समझिए पहले। देखिए, यानी सरकार की ये आमदनी है जो टैक्स से होती है, लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स किस तरीके की आमदनी है? बेसिकली इसमें सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है, मतलब वो पैसा जिससे सरकार को फुल प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि सरकार अगर कोई बिल्डिंग बेचती है, उसे बेचकर पैसा मिल रहा है, और एक वो है जो सरकार को कंप्लीटली टैक्स से आ रहा है। अब टैक्स के लिए किसी को हमें देना नहीं है, यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो ये बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएगा। तो टैक्स जैसे जो सोर्सेज जहां से पैसे आते हैं सरकार के पास में वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार को खर्च तो होती है लेकिन उसकी जगह पर सरकार कुछ मिलता नहीं है, जैसे कि पेंशन हो गए, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है फार्मर्स के लिए या फिर किसी के लिए, तो वो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये क्या है? यहाँ पर है 36.5 लाख करोड़, लेकिन यहाँ पे 30 लाख करोड़। तो ये जो गैप है वो बेसिकली खर्च वाला ज्यादा है और ये आपका रेवेन्यू कम है। सरकार की यहाँ पर आ रही है कम, जा रही है खर्च ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी तरफ है कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसमें बेसिकली सरकार अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है तो उसके बदले सरकार कुछ मिलता है, यानी कि रोड, रेलवेज, हाईवेज। तो वो बेसिकली क्या है? इसमें बेसिकली सरकार की लाइबिलिटीज होती है और ये जो है वो कम हो रहा है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर सरकार अगर बिल्डिंग को बेच रही है तो उससे कुछ पैसे आ रहे हैं। एक समय था कि यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर था, यानी कि सरकार प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में थी, लेकिन आज के टाइम में सरकार के पास में एसेट्स है, कम बेच रही है। अगर ये ग्राफ नीचे नहीं, सरकार की जो एसेट्स है वो कम जा रहे हैं, लाइबिलिटीज कम है। तो वही दूसरी तरफ ये जो है आपका एक्सपेंडिचर, ये भी आपका ग्राफ जो है ना थोड़ा ऊपर है। सो फाइनली इस शॉर्ट एंड मीडियम वीडियो बोल सकते हैं इसको, जहां पर कोशिश किया गया है कि एक इंपॉर्टेंट चीजों को जहां पर आपके इन जनरल आपकी जो जानकारी होनी चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ अगर आप तैयारी करते होंगे यूपीएससी के लिए तो उसके लिए भी कहेंगे ये जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट देने की कोशिश की गई। बाकी कुछ इस तरह की वीडियोस माइक्रो लेवल में जो बनती है वैसे इस वीडियो को नहीं रखा गया। एक सिंपल, एक क्रिस्प, एक और मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस तरीके से वीडियो को बनाया गया है। तो इंटरिम बजट 2024-25 को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।